ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे जाएंगे। ओ लेवल्स में भी कुछ चीजें आप लोगों ने इससे रिलेटेड डिस्कस की हैं, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी है फोर्स एंड डीफॉर्मेशन की। बेटा, फोर्स क्या होती है? एज वी नो दैट कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हम किसी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इन केस हम उस बॉडी को किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, या स्टॉपिंग बॉडी को मूव कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरी बात, डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन क्या है, इसको भी हम लोग आगे साथ साथ देखते हैं। ऐसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास सॉलिड्स हों, बेटा सॉलिड्स नॉर्मली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉलिड्स की अगर बात करें तो सॉलिड्स हमारे पास कुछ जो है वो मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज कि आपने एक रबर बॉल ली, क्योंकि हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डीफॉर्मेशन और फोर्स और एक्सटेंशन से रिलेटेड है। तो लेट्स से कि आपके पास एक रबर बॉल है। आप इस रबर बॉल के ऊपर अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने क्या किया, हमने ऑल साइड से इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी। अब होगा क्या, ये रबर बॉल जो है ये ऑल डायरेक्शन से स्क्वीज हो जाएगी, राइट? जी। ये सारे डायरेक्शन से स्क्वीज हो जाएगी। अब देखिए, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी शेप को चेंज कर दिया, इसका वॉल्यूम जो है वो टोटली तौर पे चेंज हो चुका है। सो बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, हमारे पास दो तरह का कॉन्सेप्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलास्टिकनेस और प्लास्टिकनेस। सो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या चीज है? बेटा, अगर आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट की और जब आप इसे वापस रिलीज करेंगे एक्सर्टेड फोर्स को, तो अगर तो ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है तो वो इलास्टिसिटी होगी इसकी। पहली चीज हमने देखी कि क्या थी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, लेट्स से कि आपने इसके ऊपर नॉर्मली कहा जाता है कि क्वार्ट्ज ऐसे मटेरियल्स हैं, क्वार्ट्ज, अगर इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की जाए और आफ्टर रिमूविंग द फोर्स तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। क्वार्ट्ज मटेरियल्स होते हैं, ठीक है जी, जी। क्वार्ट मटेरियल्स। अब इसी तरह से अगर लेट सपोज, डीफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन और शेप। अगर उस ऑब्जेक्ट ने अपनी शेप को चेंज कर लिया, दैट मीन्स कि वो डीफॉर्म्ड हो चुका है। अब देखें यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट के आपने फोर्स अप्लाई की, वही रबर बॉल थी हमारे पास। व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, सो दिस रबर बॉल विल स्क्वीज अप। अगर आपने इतनी फोर्स अप्लाई की कि डेफिनेटली डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि दैट विल बी चेंजेस इट्स शेप, टोटली उसने अपना वॉल्यूम चेंज कर लिया है, ठीक है, वो स्क्वीज हो चुका है। अब अगर आप फोर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, बॉडीज में बेटा चेंज किस तरह से आ सकता है, एक इलास्टिकनेस के अकॉर्डिंग आ सकता है और दूसरा प्लास्टिकनेस के। लाइक इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं अभी। तो आपने फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने के बाद आपने जब रिलीज किया उस एक्सटर्नल फोर्स को, तो लेट्स से कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा, वो जहां पे था वहीं पे स्टॉप हो गया। लाइक आपने उसे स्क्वीज किया और वो डीफॉर्म्ड हो गया, इट नेवर रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो हम इस पोजीशन को कहेंगे ये प्लास्टिसिटी होगी, ठीक है। लाइक परमानेंट डीफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल, जी। अगर हम
अगर हम वेट क्ले को जमीन पे फेंकते हैं, जब वेट क्ले को अच्छा, जमीन, यानी कि एक सेकंड, जो रबर बॉल है इलास्टिसिटी वाला, उसको हम स्क्वीज, जो फोर्स सप्लाई करेंगे तो वो स्क्वीज होके जब अपनी वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल शेप में, शेप तो में, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डीफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली, आप जब उसकी शेप चेंज कर देते हो, जब शेप चेंज होगी तो वो अच्छा, हाँ। डीफॉर्म्ड हो गया, हाँ, जो वो लेकिन स्क्वीज हो रहा है वो डिफॉर्म हो रहा है। डीफॉर्म्ड हो रहा है, लेकिन आफ्टर हाँ, ठीक हो रिमूविंग द गया। फोर्स, जब आप फोर्स रिमूव करते हो, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर जाता है कि अब वो इलास्टिसिटी पे जाएगा या प्लास्टिसिटी पे जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। तो लाइक वेट क्ले को अगर आप ऊपर से एक बॉल बना के नीचे फेंकें, तो वो क्या होता है कि वो टोटली तौर पे डीफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है। अब इसकी एक सही। एग्जांपल इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास एक स्प्रिंग है, एक हेलिकल स्प्रिंग है, तो आप उस पे थोड़ी सी फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा के वापस रिमूव करते हो, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो दैट मीन्स कि वो इलास्टिसिटी शो कर रहा है। लेकिन आप उसे इतना खींच दें कि वो टूट जाए, आपने इतना खींचा कि वो स्ट्रेट होने के बाद टूट गया, या आपने हेलिकल स्प्रिंग को इतना खींच दिया कि वो स्ट्रेट, कि वो एक स्ट्रेट वायर बन गई है, अब वो डीफॉर्म्ड हो गया है, वो प्लास्टिसिटी की फॉर्म में चला गया है, क्योंकि उस स्प्रिंग की जो ओरिजिनल शेप थी वो कुछ सर्कुलर पाथ में थी, लाइक वो इस तरह से शो हो रहा था, वो जो हाँ स्प्रिंग जी। था। तो स्प्रिंग जो हुआ वो अब दोनों इलास्टिसिटी भी है, प्लास्टिसिटी भी है, यस। हम बट डिपेंड्स ऑन द फोर्स। एग्जैक्टली आप इस स्प्रिंग के ऊपर जब आप फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो लेट्स से आपने इतनी फोर्स लगाई कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो दैट इज इलास्टिसिटी। लेकिन आपने इतनी ज्यादा फोर्स लगा दी कि अब वो बजाय वापस आने के वो एक सीधी वायर बन गया, तो ये होगी आपकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। ठीक हो ठीक हो गया। गया। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं इन केस के आपके पास एक लाइक आयरन रॉड थी, उस आयरन रॉड पे आपने फोर्स एक्सर्ट की, इतनी फोर्स एक्सर्ट की यानी कि आप उसे लेंथ के अकॉर्डिंग खींचेंगे। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर। ठीक है। आप इस स्ट्रेट वायर को जब फोर्स एक्सर्ट करोगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो इसको इतना खींचते जाओ कि ये ब्रेक हो जाए, ये दरमियान से ब्रेक हो जाए यहां से। जब ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, दैट मीन्स कि ये प्लास्टिसिटी को शो कर रहा है, डीफॉर्म्ड हो चुका है। ठीक है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हम ये कहती है कि द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स, और रिमूव करने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला गया, दैट इज योर इलास्टिसिटी। ओके। एंड द प्लास्टिसिटी, ठीक। द परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाना ऑब्जेक्ट का। लेट्स से द बॉडी डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। दिस वन, ठीक है जी, आपने अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया और वो बॉल जो था वो स्क्वीज का स्क्वीज होके रह गया, वो वापस नहीं आया, दैट इज योर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। अच्छा, अब इसका एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो हुक्स लॉ के साथ डिस्कस करता है। तो हुक्स लॉ की एक सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस applied on an object is directly proportional to the strain. सो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं, तो याद रखें इक्वल्स एंड इलास्टिसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज को मैंने मेंशन आउट किया है। तो वी सिंपली सेड कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, एफ, अब उसमें जितनी आप फोर्स अप्लाई करते हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, वो उसकी एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
लेट्स से कि अगर एक सिंपल एग्जांपल कोट की जाए, तो एक हेलिकल स्प्रिंग के साथ मैं एक मैस को अटैच कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक मैस अटैच कर दिया। नाउ व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, आप जब इस मैस पे फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है जी, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आना शुरू हो जाएगी। लेट्स से आप ये कहते हैं कि आपने फोर्स अप्लाई की और ये कुछ मूव ऑन करता हुआ स्प्रिंग यहां तक पहुंच गया, ठीक है जी। अब यहां से जी लेके यहां तक का जो चीज है, दैट इज योर एक्सटेंशन एक्स। तो जितनी फोर्स आप अप्लाई करते जाओगे, उतना ही इसमें एक्सटेंशन होगा। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, एंड इफ वी नोट डिनोट कि फोर्स इज इक्वल टू एफ, तो दैट इज एक्सटेंशन एक्स के इक्वल होगी जो उसमें प्लेस्ड हुई। एंड व्हेन वी जस्ट सॉल्व इट फर्दर, फोर्स इज इक्वल टू द के एक्स। तो एक रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है, दिस वन, कि applied force within the elastic limit that is directly proportional to the extension। k क्या है? k बेटा, that is the spring constant। ये आपका spring constant होता है। अच्छा, अब हुक्स लॉ को थोड़ा सा फर्दर आगे डिटेल से देखते हैं। हुक्स सर, लॉ के ये गिवन होता है ना? k की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होती है। अपनी हम वैल्यूज को जब कैलकुलेशन लेते हैं तो k की वैल्यू कांस्टेंट 1 के इक्वल होता है। अगर लेट्स से कि आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आता है तो बड़ा उसमें ये मेंशन होगा, आपकी के की वैल्यू जो है वो मेंशन होती है। ठीक। ओके, तो स्टेटमेंट हमारे पास हुक्स लॉ की कुछ इस तरह से बन रही है कि लेट्स से कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है जी। तो स्ट्रेस क्या है ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं, इक्वलिटी का साइन आता है, एंड दैट इज इक्वल टू इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। इलास्टिसिटी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है जी। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अनदर फॉर्मूला जो कि नॉर्मली हम हुक्स लॉ के लिए यूज करेंगे, और इसका यूज आगे जाके भी आपके टॉपिक में आने वाला है डिटेल के साथ। तो इलास्टिसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन। ठीक हो गया। अच्छा, जी। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा हम इस स्प्रिंग पे अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि आपने एक लोड हैंग किया, ठीक है जी। फर्स्ट में हमारे पास वन प्लेट थी। आपने स्प्रिंग पे जैसे ही लोड हैंग किया, दे स्टार्ट टू एक्सटेंड इट। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन आना शुरू हो जाएगी एक्स। फिर दोबारा से अगेन यू ऐड अप द सेकंड प्लेट, अगेन एक्सटेंशन आएगी। व्हेन यू ऐड द थर्ड, व्हेन यू ऐड द फोर्थ, वन बाय वन हम वेट, हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। इफ वी नॉर्मली सेड कि हम लोड को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते जाओगे, डेफिनेटली क्या होगा, एक्सटेंशन भी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, लोड को इंक्रीज करने से एक्सटेंशन भी इंक्रीज कर रही है। और इन अदर सेंस अगर ऊपर देखें, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दें कि फोर्स अप्लाई करने से, आपने फोर्स अप्लाई की और जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी के अलोंग जो है प्रोपोर्शनलिटी के साथ एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है जी। सही। ओके, तो अब देखें कि आपने यहाँ पे लोड हैंग किया और एक्सटेंशन होती चली गई, ठीक है, बट एट अ स्पेसिफिक लिमिट। एक ऐसी एक ऐसा पॉइंट आएगा, आप अगर हम एक्सटेंशन और लोड के अगेंस्ट ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, लोड को हॉरिजॉन्टली डिस्कस कर रहे हैं और एक्सटेंशन हमारे पास आ रही है वर्टिकली अपवर्ड। लोड और एक्सटेंशन के अगेंस्ट अगर आप ग्राफ बनाए तो बड़ा स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, ये स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन पे एक पॉइंट पी डिस्कस किया गया है। व्हाट इज दिस पॉइंट पी? ये पॉइंट पी क्या है बेटा? ये वो पॉइंट है, इलास्टिसिटी। नो, दैट इज
प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखिए यहाँ पे वन साइडेड, दैट इज योर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है एक्सटेंशन और लोड की ग्राफ में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है पॉइंट पी तक। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना लोड लगाते जाएंगे उतनी एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। यस, उतनी ही एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। अब पी पॉइंट तक तो ये सही। फुलफिल हो गया कि जितना आपने लोड एक्सटेंड किया, लोड को इंक्रीज करते गए तो एक्सटेंशन भी बढ़ती गई। ठीक है, सो लिमिट ऑफ जी प्रोपोर्शनैलिटी, यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट की रेशो चली थी। लेकिन अनदर पॉइंट, अगर हम फर्दर एक्सटेंशन करते हैं, याद रखें, उससे ज्यादा लोड हैंग करेंगे आप, तो फिर आपकी इलास्टिक लिमिट आ जाएगी। ये वो लिमिट है जहां तक रहते हुए जो स्प्रिंग होगा, अगर आप उससे लोड को उठा भी लेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ अपनी शेप जाएगा। में आ जाएगा। ठीक है, ये वो जी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, कि आफ्टर रिमूविंग द लोड द स्प्रिंग विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से फर्दर आगे मजीद लोड को हैंग करेंगे या वेट को बढ़ाएंगे, सो फिर क्या होगा? फिर आपकी प्लास्टिसिटी की रेशो शुरू हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डी फॉर्म्ड फॉर्म हो हो जाएगा। जाएगा, जो स्प्रिंग होगा आपका वो टोटली डीफॉर्म्ड हो जाएगा। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? जी अच्छा, सर। अब ऊपर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा कि फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो बेटा के जो है दैट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, और अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो एफ ओवर एक्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहलाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है जी, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट? याद रखें, एक्सटेंशन हमारे पास डेफिनेटली क्या आती है, दैट इज इक्वल टू एक्स। एक्स आपके पास एक्सटेंशन है तो इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और एक्सटेंशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। तो वी जस्ट सिंपली राइट एज न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट आ जाता है, दैट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट। ठीक हो गया ओके। जी, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? जी नहीं सर। ओके, ओके। तो अब हम इसको फर्दर देख रहे थे, इस फॉर्मूले को आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास जो इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी भी बेटा कांस्टेंट को ही कहते हैं, इलास्टिसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, कि जितना स्ट्रेस आप लगाते जाओगे, स्ट्रेस क्या है ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, उतना ही ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ओके, अब जरा चलते हैं थोड़ा सा आगे। इलास्टिक लिमिट क्या थी? इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ वायर और अ स्प्रिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो वायर और स्प्रिंग, सच दैट द वायर और स्प्रिंग रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। रिमूव। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन को जरा क्लियर कर लें। इलास्टिक लिमिट क्या है हमारी? वो that is the maximum force that can be applied to a wire or spring such that सर ये सेम डेफिनेशन नहीं है इलास्टिसिटी की? इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। ठीक है, लेकिन जहां इलास्टिसिटी पर इलास्टिक लिमिट की। मैं आपको बताता हूँ, इलास्टिक लिमिट एक प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी सॉरी, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है सॉलिड की। ठीक है, ओके।
इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की। डेफिनेशन आपको सेम इसलिए लग रही है, यहाँ पे हमने लिखा द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन शेप। ठीक वहां है, पर जो लिमिट की बात है वो स्प्रिंग की बात हो रही है एक्चुअली। नहीं, यहाँ पे बॉडी की बात हो रही है, वहां पे फोर्स की बात हो रही है। यहाँ पे बॉडी की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया है, इलास्टिसिटी की। ठीक है, ऐसी बॉडी जिससे फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी होगी वो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इलास्टिसिटी कहलाएगी। और प्लास्टिसिटी क्या होगी? अगर वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती है तो वो प्लास्टिक बिहेवियर है उस बॉडी का। ओके, जी। बट यहाँ पे हम उस इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं। बेसिकली वो एक फोर्स है, दैट इज द फोर्स, द मैक्सिमम फोर्स। अच्छा। ठीक हो गया? जी। The maximum force that can be applied to a wire or a spring such that the wire spring return back to its original position or original shape when the force is removed. Okay, अच्छा, अब चलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि स्ट्रेस क्या होता है। नाउ द डेफिनेशन सेज कि फोर्स acting per unit area. Stress is basically equal to force acting per unit area। और हम इसे डिनोट करते हैं जी सिग्मा से, दैट वी हैव सिग्मा। सो हम स्ट्रेस को डिनोट कर रहे हैं जी फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज एक्टिंग ऑन इट। एंड नाउ स्ट्रेन की बात करते हैं। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब इसका कॉन्सेप्ट जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। लेट्स से कि आपके पास एक वायर थी, इफ वी हैव अ वायर, और हम ये कहते हैं कि द लेंथ ऑफ दिस वायर, ओरिजिनल लेंथ एल नॉड है। इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल नॉड है। एज यू अप्लाइड द फोर्स ऑफ दिस वायर, दैट विल बी एक्सटेंडेड। इसमें एक्सटेंशन होगी। लेट्स से कि हम कहते हैं कि एक्सटेंशन जो है वो कुछ इस रेंज तक हमारे पास हो गई है। सो देयर इज एक्सटेंशन। सो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है दैट इज एल। ठीक है जी, इस जगह से और इस जगह से, दोनों साइड से जो आपकी एक्सटेंशन हुई है दैट इज एल। नाउ अब देखें, इफ यू नीड टू फाइंड द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, तो बेटा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल को हम फाइंड कर सकते हैं एल माइनस एल नॉड। ठीक है जी, एल माइनस एल नॉड। और ये एल माइनस एल नॉट ठीक हो और गया। डेल्टा एल जो है दैट इज योर एक्सटेंशन। ये है वो आपकी चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन, ठीक हो गया। ये आपकी एक्सटेंशन है। अब देखें, स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, और इन केस द सेकंड फॉर्म एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। बहुत सारी जगहों पे इस फॉर्मूले को यूज किया गया है, एक्सटेंशन को ई के साथ ओवर एल नॉट के साथ, बट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डेल्टा एल ओवर एल नॉट। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है टेंसाइल स्ट्रेन, और इससे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया था टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या बेटा? इन दोनों के डिफरेंस को जरा देखें कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। टेंसाइल स्ट्रेस, व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वायर पे, लेट्स से कि हमारे पास एक वायर थी, हमने इस वायर पे फोर्स अप्लाई की एंड दिस वायर चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू लेंथ। अगर इस ऑब्जेक्ट ने अपनी
अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग शेप को चेंज किया तो फिर हमने जो स्ट्रेस अप्लाई किया था वो टेंसाइल स्ट्रेस के इक्वल होगा। डेफिनेटली हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया आपके पास इक्वल होता है स्ट्रेस के। सो दैट इज क्लियर कि व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स on an object and it changes its length, so that means कि this stress is tensile stress। तो change in length by applying force, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो अपनी लेंथ को चेंज करता है तो ये टेंसाइल स्ट्रेस के इक्वल होगा। इसी तरह से बड़ा टेंसाइल स्ट्रेन भी है। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी लेंथ को चेंज करता है, ठीक है, लेंथ को चेंज करे फोर्स अप्लाई एक करने मिनट, पे। दोनों में चेंज नहीं हुई लेंथ? चेंज बिल्कुल हुई है, डॉटेड लाइन इसीलिए मैंने बताई है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो, ठीक है, और उसकी लेंथ में चेंज आता है, एल नॉट इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और फिर एल हुई और देन आपने एक्सटेंशन निकाली तो एल माइनस एल नॉट। तो अगर आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस द लेंथ ऑफ द बॉडी चेंजेस तो स्ट्रेन जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो स्ट्रेन जो होगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट। नहीं, अच्छा ठीक है, ये समझ आ गई। तो फिर मुझे ये जरा स्ट्रेस दोबारा से समझा दें। मैं बताता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ ठीक है। टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास ये होता है कि बेटा आप जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो अगर उसके लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज आया, लेंथ के अकॉर्डिंग बेटा चेंज होता है बेसिकली। जो स्ट्रेस है इसकी आगे भी फर्दर टाइप्स होती हैं, तो लेकिन आपके हमारे हमारे कोर्स के अंदर हमारे सिलेबस में उन फर्दर टाइप्स को डिटेल के साथ नहीं डिस्कस किया गया और वो ना ही हमारे कोर्स का पार्ट है, तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेस की एक ही टाइप डिस्कस कर रहे हैं। इसकी बेसिक 3 टाइप्स हैं और टेंसाइल स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब है कि बेटा अगर अकॉर्डिंग टू लेंथ चेंज आ जाए आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास लेट्स से कि आप अगर हमारे पास एक पेंसिल हो या एक लोहे का एक रॉड हो, आप इस लोहे के रॉड को यहां से भी खींचना शुरू कर दो और यहां से भी खींचना शुरू कर दो, तो फिर जो चेंज आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेन के इक्वल होगा। और जो आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो वो टेंसाइल स्ट्रेस के इक्वल होगा, ठीक है। फोर्स लगाने को तो हम यहां से भी लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं और इसको ब्रेक आउट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे मेरे हाथ में अगर लाइक पेंसिल है, मैं उसको दरमियान से पकड़ के क्रैक कर सकता हूँ, उसको तोड़ सकता हूँ। लेकिन आपने अगर किसी बॉडी को ब्रेक करना है, उसकी इलास्टिक लिमिट को फाइंड करना है या उसकी लेट्स से कि हम उसकी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट देखना चाहते हैं या इलास्टिक लिमिट देखना चाहते हैं या उसकी डीफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, हमें उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग फोर्स लगानी है, ठीक है जी। जैसे आप फोर्स लगा रहे हो इस साइड से और इस साइड से, आप अपनी पेंसिल को पकड़ के अगर इस साइड से फोर्स लगाना शुरू कर दें एंड देन यू कैन सी क्या वो टूटती है या नहीं टूटती। अगर आपने दोनों साइड से फोर्स लगाते हुए उसे ब्रेक आउट कर लिया तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो है वो उसकी डीफॉर्मेशन को बता रहा है, प्लास्टिकनेस को बता रहा है और हमें इलास्टिक लिमिट भी इसी सेंस में मिलती है। ओके क्लियर। ठीक हो गया। तो टेंसाइल स्ट्रेस बेसिकली द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बाय अप्लाइंग द लाइक चेंज इन लेंथ बाय अप्लाइंग फोर्स। तो अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो और उसकी लेंथ में चेंज आता है तो वो टेंसाइल स्ट्रेस है। और जब आप
स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और कोई बॉडी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज पैदा करती है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेन के इक्वल होगा। अच्छा, अब ये दो चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद नाउ गो ऑन फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस भी इसी का पार्ट है। तो यंग्स मॉडुलस होता है क्या बेसिकली, इफ वी सेड के द फोर्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से मैं ये कहता हूँ जरा इस आपने यंग्स मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास एक वायर है, लेट्स से आप इस वायर पे फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड से। अगर मैं कहता हूं इसकी लेंथ जो थी, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी, लेट्स से इसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी, और आपने जब फोर्स अप्लाई किया इसमें इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाए कि इसकी लेंथ डबल हो जाए। ठीक है, लेंथ में डबल इजाफा हो गया है यहाँ पे। सो आई सिंपली सेड कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स its length will become 2L naught। ये L naught से that is changes by 2L naught। ठीक है जी, डबल एक्सटेंशन हो गई। तो फिर जो आपने फोर्स लगाई थी वो यंग्स मॉडुलस के इक्वल आ रही है। द मतलब फोर्स, अगर फोर्स लगाने के बाद लेंथ जो है डबल हो जाए तो वो यंग्स मॉडुलस है। तो यंग्स मॉडुलस है। तो इफ यू राइट दैट कि फोर्स, सॉरी कुछ नहीं सर। the force that doubles the length of the wire, so that is equal to your Young's modulus। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, तो कुछ हाँ जगहों पे सही। हमें सिंपली मिलता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, क्योंकि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ स्ट्रेन, एक ही स्ट्रेन डिस्कस किया गया है, लिहाजा तो दैट इज वाई वो जस्ट समटाइम उसने बहुत सारी जगहों पे स्ट्रेन ही लिया हुआ है, बट हियर वी जस्ट यूज प्रॉपर वर्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, अच्छा, अब स्ट्रेस क्या है बेटा? मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि स्ट्रेस को वी डिनोट एज सिग्मा एंड द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। या ओके, एंड स्ट्रेन as we write that कि extension over original length, we write it before कि strain जो होता है वो extension over original length के ये equal होगा। ऊपर वाला जो स्ट्रेस का है ना। yes, ऊपर stress है, ठीक। that is equal to stress and that is your strain। okay जी? So here Young's modulus is equal to stress over tensile strain। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन किया है, that is equal to sigma over strain, stress over strain। तो बड़ा सिग्मा जो होता है, एज वी नो दैट कि फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन जो हमने लिखा था दैट इज योर चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंशन ओवर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। सो सिंपली आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आते हैं। एल नॉट जो है वो ऊपर चला जाएगा, एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एरिया इनटू डेल्टा एल। you just write this formula can also get FL naught over area into extension। So in case we derive two formulas, sometime हम ये लिखते हैं कि FL naught बाज प्लेसेस पे इसको यूं लिखा गया है A डेल्टा L, एंड कुछ प्लेसेस पे इसको यूं भी लिखा गया है FL naught ओवर एरिया इनटू एक्सटेंशन। तो यहाँ तक जो था हमारा